हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एक हमारे पास पीएसयू बैंक है, एक हमारे पास प्राइवेट प्लेयर बैंक है और एक हमारे पास एनबीएफसी है। तीनों का देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा, किस तरीके का क्वार्टर फोर का सीजन इनका गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी से। कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन, एक पीएसयू बैंक है। अब देखो, पहले तो कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर हम देखने जाएं, हम आइडियली क्या चाहते हैं एक बैंक से कि भाई एटलीस्ट आप जो हमारे देश के सबसे बड़े दो बैंक का एग्रीगेट लोन बुक ग्रोथ है उससे ज्यादा पेस पे ग्रो करो। कि भाई देश में सबसे बड़ा बैलेंस शीट हमारे पास एसबीआई का है, सेकंड बेस्ट जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हमारे पास एचडीएफसी का है। तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई मिलकर जिस रेट पे ग्रो कर रहे हैं, आप एटलीस्ट उससे ज्यादा तो रेट ऑफ ग्रोथ दिखाओ। क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा बेस लेके बैठी है। आपका बेस उनसे छोटा है, तो आप उस बेस को लेवरेज करते हुए तो हमें देखने को मिलोगे। तो वो चीज हम एक बैंक से चाहते हैं। बट ये चीज हमें पीएसयू बैंक में होती हुई देखने को मिलती नहीं है। कि अगर आप देखोगे, एसबीआई एचडीएफसी कुल मिला के 12-13%, 14% के आसपास का ग्रोथ कर जाता है। बट आपको बहुत कम ऐसे पीएसयू बैंक देखने को मिलेंगे जो ये 14% के ग्रोथ के नंबर को क्रॉस करते हैं। कि भाई 15%, 16%, 18%, 20% के आसपास का ग्रोथ करते हुए आपको बहुत ही कम बैंक्स देखने को मिलेंगे। बट आप कहोगे कि उसमें प्रॉफिट ग्रोथ तो आ रहा है। देखो, प्रॉफिट ग्रोथ आने का कारण अलग है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप में का लोन बुक ग्रोथ आना। लोन बुक ग्रोथ किसी भी बैंक में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएसयू बैंक के बारे में, पीएसयू बैंक अपनी रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा नहीं पा रहे। उनका पैट बढ़ रहा है क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है। एसेट क्वालिटी सुधरने की वजह से इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, बट लोन बुक में ग्रोथ नहीं आ रहा। बट उसी में एक एक्सेप्शन निकल के आता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आप पिछले 6, 7, 8 क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे कि लगातार उन दोनों बैंक्स को आउट परफॉर्म करता जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, करना भी चाहिए क्योंकि छोटी लोन बुक है, छोटा बेस है, छोटे बेस को लेवरेज करके आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाना चाहिए। बट इसका ज्यादा ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं हो रहा ज्यादा प्रॉफिट में। वो तो उसके बारे में भी हम कहानी समझेंगे। इसके लिए मैंने कल एक ट्वीट भी लिखा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग बैंक बन जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए। और यही बताता है कि भाई इन्वेस्टिंग इतनी आसान नहीं है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं है कि आपने एक कंपनी ढूंढी जो 17-18% की पेस पे ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट 20-22% के आसपास में बढ़ रहा है और आपका पैसा 20-22% के आसपास में बढ़ गया। इतना आसान कहानी है नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। अगर हम शुरुआत करें बैंक के मार्केट कैप के साथ, तो 39,000 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब आ जाते हैं थोड़े नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप लोन बुक ग्रोथ देखने जाओगे तो कंपनी का 18%, 17.8% के आसपास का कंपनी का लोन बुक ग्रोथ है। और अब इनका लोन बुक साइज पहुंच गया है 2,40,000 करोड़ रुपीज के आसपास। और अगर हम बात करें इनके डिपॉजिट के रेट ऑफ ग्रोथ की, तो 14% के आसपास का इनका रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ है। और अगर कासा रेशो के बारे में बात करें, तो कासा रेशो में तो हमें बहुत तगड़े ही इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। और अब इनका जो कासा है वो भी बहुत बेहतरीन लेवल से पहुंच गया। अगर आप देखोगे वाई वाई लेवल पे देखोगे तो 0.5% के आसपास के इंप्रूवमेंट देखने को मिले इनका कासा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो 3-4% के आसपास के इनका कासा इंप्रूव हो गया। तो अगर आप पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक देखने जाओगे ना, तो आपको मोर और लेस चीजें ठीक ही लगेंगी। कि भाई आपको पता चलेगा कि कंपनी काम चाहते हैं कि लोन बुक ग्रोथ 14% से ज्यादा आ रहा है, 18% के आसपास आ रहा है। जो लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ है और डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो चीज भी हमें देखने को मिल रही है। हाँ, डिफरेंस जरूर है। आप अपनी डिपॉजिट की रेट ऑफ ग्रोथ को ऊंचा ले जा सकते हो, बढ़ा सकते हो। कि भाई जो हमारा 14% का डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा था, उसको आप बढ़ा के 18-19% के आसपास का लेके आ सकते हो। बट हर चीज में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो रहता है। बट कोई ऐसा मैसिव ग्राउंड ब्रेकिंग नंबर नहीं है कि यार ये तो बहुत ही खराब हो गई चीज, इससे तो बात ही नहीं बनेगी। कासा रेशो भी आपका इंप्रूव हो रहा है। तो ये 3 मैट्रिक तो इसके मोर और लेस ठीक ही है। अच्छा, अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनका लेवरेज रेशो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम आया है हमारी लोन बुक की रेट ऑफ ग्रोथ से। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसको भी समझना है। देखो, अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है, कि भाई आपका इनफ्लो ऑफ मनी इज ग्रोइंग एट 10, 12, 15%, बट योर आउटफ्लो दैट इज आपका जो लोन बुक है वो 30% से बढ़ रहा है। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है, लगातार एक गैप क्रिएट हो रहा है। और वो गैप क्या हो रहा है, वो एक लेवरेज हो रहा है। कि भाई आप बाहर से, बाजार से आप 100 रुपए ले पा रहे हो कंज्यूमर से, इन द फॉर्म ऑफ कासा या इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के नाम पे आप 100 रुपए ले पा रहे हो, आप लेंड 200 कर रहे हो। तो वो जो एडिशनल 100 रुपए आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो आप उधार ले रहे हो, वो आप लेवरेज ले रहे हो। कि भाई मेरे पास 100 रुपए का ही बुक था और मैंने 1,000 रुपए के आसपास की लैंडिंग कर दी, तो दैट इज 10 टाइम्स लेवरेज। तो अगर आप कोई भी बैंक देखने जाओगे ना, तो अगर वो एक प्राइवेट प्लेयर बैंक है तो वो 10 टाइम्स लेवरेज तक जाता है। अगर वो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है तो 15 टाइम्स लेवरेज तक चला जाता है। बट 15 टाइम्स लेवरेज इज द मैक्स अ बैंक कैन गो।
उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि देखो लेवरेज करने की भी एक सीमा होती है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लेवरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वही उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, वही उसके रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करता है। बट कितना लेवरेज किया जा सकता है उसकी भी एक कैप है, उसकी भी एक सीलिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर ये एकदम सीलिंग वैल्यू के पास बैठा है। तो इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार ये जो आपका 14% के आसपास का डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ था, इसको आप बढ़ाओ, इसको आप 18, 19, 20% के आसपास लेके जाओ, जिससे आपकी लोन बुक बढ़ाने के चक्कर में आपका लेवरेज रेशो ना बढ़े, आपके ऊपर और लेवरेज का इंपैक्ट ना आए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लेवरेज पे बैठे हो, मतलब ऑल टाइम हाई लेवरेज पे बैठे हो, या ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज आप बैठे हो, आप और ज्यादा लेवरेज ले नहीं सकते। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में, तो हमें पता चलेगा 27% आता है हमारे रिटेल लोन से, उसमें हमें 25% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। एग्री लोन कंट्रीब्यूट करता है 15%, वहां पर 17% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है 20%, जहां पर हमें 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो देखो ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन भी ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द रिटेल सेगमेंट। ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट लेंडिंग कर रखी है, कहीं एक ही बारी में सारा का सारा लोन खराब हो जाएगा, कह देंगे कि विजय माल्या लेके भाग गया कि हमारे तो 5,000 करोड़ रुपए का नेट एनपी आ गया एक ही क्वार्टर में, एकदम से ऐसा भी नहीं होगा। तो जितना ज्यादा आपका रिटेल फोकस्ड लोन बुक है, उतना ज्यादा आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड है, उतना ज्यादा आप बेहतर माने जाओगे, स्पेशली इन द केस ऑफ पीएसयू बैंक, जिनका हिस्ट्री उतना अच्छा रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी की। अगर हम बात करें, अगर बात करें 37% जो हमारा बचा हुआ है वो आते हैं हमारे कॉर्पोरेट लोन्स, और वहां पर हमें 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब इनका रैम वर्सेस कॉर्पोरेट, रैम इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, उसके बारे में बात करें तो दैट इज 62% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक। 62% एक बहुत अच्छा नंबर है, आप बहुत बढ़िया लेवल पे हो। अगर आप देखोगे जब ये चीजें खराब हो रही थी कि भाई घोटाले बाहर आ रहे थे या इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही थी, पीएसयू बैंक अपनी ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर ऊपर लेके जा रहे थे, उस टाइम क्या हो रहा था कि इनका 50-50, 60-60, 70-70%, कुछ कुछ बैंक का तो ऐसा था जिनका कॉर्पोरेट लेंडिंग में गया हुआ था। कॉर्पोरेट लेंडिंग में क्या होता है कि आप एक साथ एक आदमी को 10,000 करोड़ रुपए लेंड कर देते हो, और वो 10,000 करोड़ लेके गायब हो जाता है, वो आपका सीधा सीधा 10,000 करोड़ रुपए का नेट एनपी आ जाता है, ग्रॉस एनपी आ जाता है, या डिफॉल्ट आ जाता है। वहीं जो रिटेलर है, रिटेलर को आप 1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन देते हो, तो वही जो 10,000 करोड़ है वो कितने लाखों लोगों में बढ़ जाता है, इसलिए आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखो मोर और लेस जितने भी मेट्रिक में बारे में हम बात करें अभी तक ठीक ही आ रहे हैं, कोई ऐसा मतलब एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट हमें देखने को मिला नहीं है। उसके बाद अगर हम इनके बारे में बात करें थोड़ी सी, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड मार्जिनली बढ़ गए। तो ना तो आपने मतलब जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा उतने आपने यील्ड बढ़ा दिया, तो सारा का सारा प्राइस प्रेशर जो था वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो गया, आपको मार्जिन में कोई कंप्रेशन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, बेहतरीन एसेट क्वालिटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं इनकी एसेट क्वालिटी में। इनका जो ग्रॉस एनपीए था वो 1.74% के आसपास था, नेट एनपीए 0.18% के आसपास था, पर यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है, बोथ ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर एंड ऑन अ वाई लेवल। तो बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी, उसको और इंप्रूव किया और बेहतरी की तरफ ही लेके गए हैं। अगर हम इनकी क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें, अंडर कंट्रोल, इनके स्लिपेजेस के बारे में बात करें, अंडर कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, अब फाइनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जो टोटल इनकम था दैट वाज अप 19%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 14%, और पैट वाज अप 24% ड्यू टू लोअरिंग क्रेडिट कॉस्ट। अब समझने की कोशिश करो, आपका सब कुछ ठीक चला, इसलिए आपका जो टोटल इनकम था 19% पे बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% पे बढ़ा, आपकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो गई, मतलब आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो आपने प्रोविजंस में से कुछ पैसा निकाल दिया, तो आपको एक एडिशनल बूस्ट देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ पैट, आपका प्रॉफिट बढ़ गया 24% पे। तो क्या Q4 FY24 से Q4 FY25 के बीच में हर एक शेयर होल्डर को उसके एक शेयर के ऊपर 25% या 24% के आसपास का जंप देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ ईपीएस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर यही इस कंपनी में सबसे बड़ा झोल है, अगर मैं कहूं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता है। चलो उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि कंपनी ने एक क्यूआईपी भी किया, कंपनी ने क्यूआईपी किया 3,500 करोड़ का किया, और रफली 56-57 रुपीज के आसपास का ये क्यूआईपी किया। अब पहले तो इसका होल्डिंग स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इसमें क्या झोल है उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर 80% ऑफ द होल्डिंग
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 80% ऑफ द होल्डिंग है। बाकी जो 20% है उसी में एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, पब्लिक रिटेलर शेयर होल्डिंग भी है। तो सब कुछ रिमेनिंग 20% पे आ जाता है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार इसमें से धीरे धीरे क्यूआईपी कर रही है, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए और क्योंकि बैंक ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज्ड भी है। कि अगर आज आप इनका आरओए देखोगे, आरओए इसका लगभग लगभग, जहां तक मैं बात करूं, शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है 1 टाइम्स के आसपास है, 1.5 टाइम्स के आसपास होगा। और इनका जो आरओई है वो भी लगभग लगभग 18-20% के आसपास का होगा। तो आप अगर आरओई से लेवरेज निकालने की कोशिश करो, क्योंकि देखो आरओई का क्या फॉर्मूला है, आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। अगर आपको लेवरेज निकालना है तो आपको आरओई को आरओए से डिवाइड कर देना चाहिए, तो आपको पता चलेगा ये बैंक 13-14 टाइम्स के आसपास लेवरेज है। तो बैंक फुल्ली लेवरेज है। अब या तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि बैंक अपनी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटा दे, क्योंकि बैंक का लेवरेज ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया या सीलिंग वैल्यू पे पहुंच गया। अगर वो नहीं करे तो क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा। पैसा उठाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। एक नया जो व्यक्ति है, जो इन्वेस्टर है, वो कंपनी में आएगा और वो अपना पैसा लेके आएगा। अब वो जो 3-3.5 करोड़ रुपए का इन्होंने क्यूआईपी किया था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग कम हुआ, एक नया इन्वेस्टर बैंक में आया, बैंक को पैसा मिला और आगे का ग्रोथ फ्यूल करने के लिए इनका जो कैश क्रंच वाला सिचुएशन था वो दूर हुआ। बट इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से जो पब्लिक शेयर होल्डर थे उनकी बैंड बज गई। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप इक्विटी डाइल्यूट करते हो ना, तो आपका परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी गोज डाउन। कि भाई अगर पहले कंपनी में 100 जने थे तो अब क्या होगा, अब कंपनी में 110 जने हो जाएंगे। तो आपकी जो परसेंटेज वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग है वो कम हो जाएगी। कि पहले आप एक कंपनी का 5% ओन करते थे, अब वो कंपनी का क्यूआईपी हो गया, तो अब आप कंपनी का शायद 4.5% के आसपास ही होल्ड कर रहे हो। तो आपका पैसा कब बनेगा, शेयर होल्डर का पैसा कब बनेगा, जब ईपीएस में ग्रोथ आएगा, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आएगा। तो यहां पर वो होता हुआ देखने को मिला नहीं है, क्योंकि नीचे से नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। कि भाई पहले नंबर ऑफ शेयर 100 थे, अब इन्होंने क्यूआईपी कर दिया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ के हो गए 200, प्रॉफिट में आया डबल का जंप और शेयर प्राइस में भी डबल का जंप आ गया। तो नेट नेट हमें हाथ में कुछ आया ही नहीं। तो अगर आप देखोगे, आप पैट का नंबर देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा यार 24% का ग्रोथ आया, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। 18% से लोन बुक का ग्रोथ, 24% से पैट का ग्रोथ, एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल, जो हमारा लोन बुक सेगमेंटेशन है वो भी अंडर कंट्रोल है, क्रेडिट कॉस्ट गिर रहा है, आपकी जो स्लिपेज रेशियो है वो अंडर कंट्रोल है, पैन इंडिया बैंक का प्रेजेंस है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप वैल्यूएशन देखने जाओगे आपको पता चलेगा 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे कंपनी बिक रहा है, तो आपको लगेगा रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन है, इतना सस्ते वैल्यूएशन पे एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स दिखा रहा है, तो ये तो बहुत वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आप उसके अगर शेयर होल्डर बन गए तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। तो जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी का पैट 100% पे बढ़े तो ईपीएस भी 100% पे बढ़े। अगर कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया तो आपका ईपीएस कम रेट पे बढ़ेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कंपनी क्यूआईपी कर रही है वो कंपनी बेकार है, वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। बट उसमें भी एक एस्टेरिस्क मार्क लगा हुआ है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किस पॉइंट पे आके कब आप क्यूआईपी कर रही है। कि अगर आज होम फर्स्ट फाइनेंस जब वो 6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे पहुंच गया, एकदम महंगा शेयर उसका पहुंच गया, उस टाइम पे अगर वो क्यूआईपी कर रहा है तो वो महंगे दाम पे अपने शेयर को निकाल रहा है, अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको कोई घाटा नहीं दे रहा। अगर वो ऊंचे दाम पे अपना शेयर निकालता है, सपोज वो 6 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास एक क्यूआईपी करता है 5,000 करोड़ का, तो उसमें क्या होगा, फ्रेश फंड इन्फ्यूजन होगा, उसको आगे की ग्रोथ के लिए पैसा मिलेगा, उसकी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो नीचे आ जाएगा। जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी 6 टाइम प्राइस टू बुक बिक रहा था, वो आपको देखने को मिलेगा कि यार वो तो 3, 3.5, 4 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गया। तो आपके लिए वैल्यूएशन रिलेटिवली सस्ता होगा। फिर क्या है, कंपनी उतना ही अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, उतना ही अच्छा अपनी एसेट क्वालिटी को दिखा के चलेगी, उतना ही रनवे ऑफ ग्रोथ मिलेगा, ऊपर से उसके लिए एक नई फंडिंग भी आ गई। तो क्या होगा, वो कंपनी वापस 6 टाइम प्राइस टू बुक पे पहुंच जाएगी। तो द जर्नी बिगैन फ्रॉम 6 टाइम प्राइस टू बुक, क्यूआईपी हुआ, वो 4 टाइम प्राइस टू बुक पे आया और वो वापस 6 टाइम प्राइस टू बुक पे चला गया। तो एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर का पैसा बना, शेयर होल्डर का पैसा बोथ इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ एंड वैल्यूएशन एक्सपेंशन दोनों तरीके से बना। बट यहां पर ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि बैंक सस्ता बेच रहा है, 1 टाइम, 1.2 टाइम, 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे ये लोग अपना शेयर बेच रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपनी ईपीएस में ग्रोथ लेके आ नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर ये एक बहुत ही बेकार डील बन जाती है। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना पड़ता है यहाँ पर कि क्या
जो हमारा पैट में ग्रोथ आ रहा है वो ईपीएस में ग्रोथ कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और ये इस बैंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग इट्स लोन बुक एट अ फास्टर पेस देन द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, एसबीआई या बाकी अदर पीएसयू बैंक्स, इट इज नॉट एंजॉयिंग अ प्रीमियम वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रीजन। अब आप ये चीज समझनी पड़ेगी। चलिए उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें, हाँ अच्छा चलो इनके थोड़े से ब्रांच नेटवर्क के बारे में और बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, नाम से पता चल रहा है 50% ऑफ द ब्रांचेस आ रहे हैं महाराष्ट्र। बाकी होने को पैन इंडिया प्रेजेंस है, बट बाकी जो 28-29 स्टेट्स हमारे बचे हुए हैं उसमें से 50% ऑफ द ब्रांचेस हैं, 50% ब्रांच तो इनकी महाराष्ट्र से आती है। तो देखो इस बैंक को समझने में हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि हमें हमेशा ये देखना है कि एज अ शेयर होल्डर हमारा कैसे फायदा हो रहा है, हमारा ईपीएस में कितना ग्रोथ आ रहा है। क्या कंपनी क्यूआईपी करके नए इन्वेस्टर को लाके हमारा ही तो नुकसान नहीं कर रही है? क्योंकि देखो आज ये कंपनी बिल्कुल फंसा हुआ है, इस कंपनी को आगे चल के भी क्यूआईपी करना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना शेयर होल्डिंग बेचना ही बेचना पड़ेगा। आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुली लेवरेज हो, आप ऑलमोस्ट 14-15 टाइम्स पे लेवरेज हो, आप और लेवरेज ले नहीं सकते। आपका लोन बुक का ग्रोथ नीचे आ जाएगा, आपका कोई रिलेटिवली हायर वैल्यूएशन है नहीं, तो आपको क्यूआईपी करना ही करना पड़ेगा। क्यूआईपी करोगे एक्विटी बेस्ड डाइल्यूट होगा, शेयर होल्डर का हिस्सेदारी कम होगी। जो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है अगर वो 100 शेयर लेके बैठा है तो उसकी परसेंटेज होल्डिंग गिर जाएगी, परसेंटेज होल्डिंग गिर जाएगी तो उसको इक्विवेलेंट ग्रोथ इन ईपीएस नहीं मिलेगा, तो उसको वो वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, उसको वो ईपीएस ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो एंड ऑफ द स्टॉक का भी रिटर्न नहीं बनेगा। तो चलिए ये थी कहानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे बैंक की तरफ। दूसरे बैंक का नाम है हमारे पास चलो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करें, इनका मार्केट कैप देखे जाए तो 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। और ये एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं जो बजाज फाइनेंस कर रहा है कि आप आओ हमारे पास, आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल के लोन चाहिए वो ले जाओ, आपको गोल्ड लोन चाहिए वो ले जाओ, आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए वो ले जाओ, व्हीकल लोन चाहिए वो ले जाओ, जिस भी तरीके का लोन चाहिए आपको आप ले जाओ। तो एक एनबीएफसी कंपनी है जो इस तरीके के लोन करने की कोशिश कर रही है, बोथ इन द सिक्योर्ड एज वेल एज इन द अनसिक्योर्ड कैटेगरी। अब ये लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड, मतलब जो प्रपोर्शन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आज से 2 क्वार्टर पहले इनके बैंकर ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में इंक्रीज देखने को मिला था। इस कंपनी की एसेट क्वालिटी एकदम से खराब हो गई थी। तो Q2 FY25 में इस कंपनी की एसेट क्वालिटी एकदम से खराब हुई, तो उसको बचाने के चक्कर में या शेयर होल्डर को थोड़ा सा पीस देने के चक्कर में या करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को असेस करते हुए कंपनी अब अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम अनसिक्योर्ड लेंडिंग टू सिक्योर्ड लेंडिंग। अगर हम आपको आज के दिन स्प्लिट बताएं तो 57% कम्स फ्रॉम द सिक्योर्ड लेंडिंग, 43% आता है अनसिक्योर्ड से, और ये धीरे धीरे ये सिक्योर्ड वाला पोर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें एयूएम ग्रोथ के बारे में, 43% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ आया, और इनका जो एयूएम साइज है वो पहुंच गया 35,600 करोड़, मतलब 35,600 करोड़ रुपीस के आसपास वहां पहुंच गया। पैट में हमें जबरदस्त डी ग्रोथ देखने को मिला ऑफ 81%, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गई, क्रेडिट कॉस्ट ऑन अ वाई लेवल बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज देखी थी कि Q2 में हमारी एसेट क्वालिटी खराब होगी, आपको ज्यादा प्रोविजन करने पड़ेगा, अगर आप ज्यादा प्रोविजन करोगे तो आप ज्यादा पार्ट नहीं बना सकते। चलिए अगर हम इनके थोड़े से आगे के मेट्रिक्स के बारे में बात करें या कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी कह रहा है एक तो हम अलग अलग सेगमेंट्स खोलने वाले हैं, हम अपने प्रोडक्ट बेस को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। अब हम पर्सनल लोन में भी घुसेंगे, हम एजुकेशन लोन में भी घुसेंगे, हम कमर्शियल व्हीकल लोन में भी घुसेंगे, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी घुसेंगे, हम गोल्ड में भी घुसेंगे। तो पहले तो हम अपनी स्ट्रीम्स बड़ी करना चाह रहे हैं। और देखो इसमें भी आप देखो पर्सनल लोन के अलावा सारे के सारे सिक्योरिटी बैंक हैं। अगर आप कमर्शियल व्हीकल लोन देने जाओगे तो उसका ट्रक आपके पास गिरवी रहेगा, अगर आप गोल्ड लोन देने जाओगे तो उसका सोना आपके पास गिरवी रहेगा, अगर आप एजुकेशन लोन देने जाओगे तो भी आपको श्योरिटी है, मतलब अनसिक्योर्ड लेंडिंग से तो ज्यादा ही सिक्योर्ड है हमारा एजुकेशन लोन भी। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में अगर आपने उसको टीवी के लिए लोन दिया, आपने उसको वॉशिंग मशीन के लिए लोन दिया, आपने उसको किसी भी एक्स्ट्रा चीज के लिए लोन दिया, तो वो भी आपके पास रहेगा। अगर वो ईएमआई पे नहीं कर पाया, आप उसको उठा के ले जाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है। तो एक तो पहली चीज कर रहे हैं नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सेकंड चीज ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी फिजिकल ब्रांचेस खोल रहे हैं, आप अपना फिजिकल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो इसको ये बोलते हैं फिजी डिजिटल, मतलब फिजिकल के साथ साथ डिजिटल अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि ये लोग लगभग लगभग 400 फिजिकल ब्रांचेस खोलने वाले हैं, और इनका एवीएम टारगेट इज 5 to 6x इन द
इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बट इतना एग्रेसिव टारगेट के साथ साथ हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अचीव नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपकी एसेट क्वालिटी आपके कंट्रोल में ना रहे। राइजिंग ग्रॉस एनपीए के साथ, राइजिंग नेट एनपीए के साथ, राइजिंग स्लिपेजेस के साथ आप कभी भी 5 गुना अपनी एयूएम को नहीं कर सकते। अगर आपको आज के दिन अपना एयूएम डबल भी करना है ना, तो आपको अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर इस कंपनी को बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे हमने 2 क्वार्टर पहले देखा कि एकदम से बैठे बैठे प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रीवियस इंडिकेशंस नहीं दिए पूना वाला ने कि भाई हो सकता है हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाए, या हो सकता है हमें इस वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आए और कहा कि यार ये तो गलती हो गई हमसे, अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते, अब हमें इसके प्रोविजंस करने पड़े, अब हमें इसका घाटा उठाना पड़ा। तो वो एक छोटी सी ऐसी चीज बन जाती है जिससे एक तो मार्केट भी खराब करता है, मार्केट अपना परसेप्शन खराब करता है रिगार्डिंग द स्टॉक, उसको उतना प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार को पता है यार ये किसी भी दिन आएंगे और कह देंगे कि यार हमसे तो हुआ ही नहीं, हमारी तो एसेट क्वालिटी खराब होगी, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया हमारा, तो अब आप कर लो क्या करोगे। तो इसलिए जब कंपनी ऐसा कुछ कर देती है ना, तो उसका लाइफ लॉन्ग एक इम्पैक्ट आता है कि आपको उतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिल नहीं पाता जितना एक ऐसी कंपनी को मिलता है जिसका एकदम प्रिस्टीन प्रिस्टीन हिस्ट्री रही है। चलिए, उसके बाद अगर हम इनके एयूएम सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, तो इनका एयूएम सेगमेंटेशन में 36% आता है एमएसएमई से, 23% आता है कंज्यूमर लोन से। अगर चलिए एक बार वापस से शुरू कर लेते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पूना वाला फिनकॉर्प के लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखने जाए, ठीक ठाक कोई ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा कि भाई किसी एक सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपनी लेंडिंग कर रही हो। एक वेल डाइवर्सिफाइड लोन बुक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है कि भाई 36% हमारा एमएसएमई से आ गया, अगर आप बात करो 24% हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आ गया, 23% पर्सनल कंज्यूमर से आ गया, तो ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये हमें शिफ्ट जरूर देखने को मिल रहा है कि अब ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं सिक्योर्ड लेंडिंग करने की तरफ। जो वो 57% के आसपास का सिक्योर्ड वाला नंबर था, उसको 60, 65, 70% के आसपास लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही अच्छे नहीं है। कि जैसे हमने देखा था माइक्रो फाइनेंस स्पेस में बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है, तो इनको भी कहीं ना कहीं तो उस चीज का इंपैक्ट आ ही रहा है ना। ये लोग भी यही चाह रहे हैं कि यार हम अपनी ओवरऑल जो बुक है उसके ऊपर रिस्क डिक्रीज करें। तो रिस्क डिक्रीज करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि आप सिक्योर लेंडिंग की तरफ चले जाओ, कि भाई अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दो, आप गोल्ड लोन पे ज्यादा ध्यान दो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कंपनी टाइम टू टाइम करती रहती है, और ये साइकिल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर आप देखोगे अभी ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर जाएगी, तो ये कंपनी बिल्कुल भी झिझकेगी नहीं कि अपनी जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसको वापस बढ़ा दें, उसको वापस 50% ऑफ द पोर्टफोलियो पे लिया है। क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि उस सिचुएशन में अगर आप ज्यादा यील्ड बनाने की तरफ जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट है नहीं। चलिए, ये चीज भी हमने समझ लिया। अगर इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो अभी तो खराब ही हुई है। अगर आप वाई लेवल पे देखोगे तो 2.5% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, सिमिलर केस विद नेट एनपीए। तो चीजें खराब हो रही हैं, और इसी वजह से जो इनका टारगेट है ना कि हम 5 टाइम्स आप हमारे एयूएम को कर देंगे या 6 टाइम्स हमारे एयूएम को करेंगे, वो तभी फिजिबल बनेगा जब इनकी एसेट क्वालिटी इनका साथ देगी, जब इनकी एसेट क्वालिटी ये डेटोरेट होना खत्म कर देगी, इंप्रूवमेंट की तरफ जाने लगेगी। अगर हाँ ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना, तो भी बात बन सकती है। देखो एंड ऑफ द डे हमें कंपनी को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा, हमें उसको क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है। देखो अभी भी इस बार भी इन्होंने 43% के आसपास का ईयूएम में ग्रोथ दिखाया। 43% इज मतलब स्पेक्टैकुलर। अगर आप बात करोगे 35% के आसपास, 35,000 करोड़ रुपीज के आसपास का जो आपका एयूएम है, उसको 40-45% पे बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किया, इंडस्ट्री लीडिंग काम किया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तकलीफ आई आपकी एसेट क्वालिटी में। अगर आपकी एसेट क्वालिटी सही हो जाती है, इंप्रूवमेंट की तरफ आने लग जाती है, तो ये कंपनी उस टारगेट को अचीव करने के बारे में सोच सकती है। अगर नहीं होती, यहां से खराब होती जाती है या यहां से इंप्रूवमेंट नहीं आता, तो आप लिख के ले लो कि ये 5 गुना छोड़ो 2 गुना भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उसका एसेट क्वालिटी का साथ नहीं मिलता, तो उसका एयूएम में ग्रोथ नहीं आ सकता। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी और इनके बारे में बात करें, तो एक और चीज इन्होंने बात करी कि हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ना, वो थोड़ा सा हायर साइड रहेगा और पूरे साल रहेगा। दैट इज द अपकमिंग ईयर FY26 के बारे में अगर हम बात करें, तो ये चारों क्वार्टर में थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारा जो क्रेडिट रिस्क है, जो जैसे हमें देखने को मिला कि भाई एकदम से हमारी ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स ऊपर चले गए, तो हम अपने
टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उनको और इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हम एक एक रिस्क स्कोर निकालते थे उसकी मेथोडोलॉजी को और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए खर्चा लगेगा। उसके बाद हमने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था कि ये 400 नई ब्रांचेस खोलने की बात कर रहे हैं, उसमें खर्चा लगेगा। तो ये पूरे साल में ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है थोड़ा सा ऑन हायर साइड रहेगा। अब इससे हमें एक और क्या चीज समझ में आती है कि भाई जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम में से जो अब आपका केपेक्स वाला पोर्शन है वो ज्यादा कटेगा। इसका मतलब जो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था या जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो नहीं देखने को मिलेगी इस साल, तो शायद नहीं देखने को मिलेगी। बट चलिए उसके साथ काम चलाया जा सकता है, क्योंकि वो हमें पता है वो आगे की ग्रोथ के लिए आज आप खर्चा कर रहे हो, कि अगर आप आज ये 400 नई ब्रांचेस नहीं खोलोगे तो आप आगे की ग्रोथ नहीं लेके आ सकते, वो चीज मान ली। बट उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एसेट क्वालिटी आपके साथ होनी चाहिए। और यहीं पर इसका मतलब एक ही पैरामीटर अगर आपको पूना वाला में ट्रैक करना है तो वो है इनकी एसेट क्वालिटी। अगर इनकी एसेट क्वालिटी सुधर गई तो ये कंपनी वापस अपने उसी पेस ऑफ ग्रोथ पे जा सकते हैं जिसपे ये पहले चला करते थे, और ये शायद 5 to 6x का टारगेट भी अचीव कर सकता है। उसके अलावा ट्रैक तो जरूर करना ही पड़ेगा, बट एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी। अगर हम एसेट क्वालिटी में प्योर एंड प्योर नंबर्स के बारे में बात करें तो ग्रॉस एनपी इनका बढ़ गया 1.84% के आसपास पहुंच गया, और जो इनका नेट एनपी है वो 0.85% के आसपास का पहुंच गया। और इनका कोई पीसीआर रेशो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 54-55% के आसपास का ही इनका प्रोविजन कवरेज रेशो है। अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें, दैट वेंट अप बाय 12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज डाउन 19% एंड पार्ट वाज डाउन 81%। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। क्रेडिट कॉस्ट इज नथिंग बट प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल लोन डिस्बर्स्ड, एंड प्रोविजंस आर द मनी व्हिच यू सेट असाइड फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है कि हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है, तो अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाएगी तो आपके ऑब्वियसली जो पैट है उसमें भयंकर डैमेज होगा, और 81% के आसपास पे आप डिग्रोथ दिखाओगे ही दिखाओगे। तो चलिए ये दूसरी कंपनी के बारे में बात हो गई। अगर हम तीसरी कंपनी के ऊपर आ जाए तो तीसरी कंपनी का नाम है डीसीबी बैंक, एक और बैंक, बट ये पीएसयू बैंक तो है नहीं, प्राइवेट प्लेयर बैंक है। इनका देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा। मार्केट कैप के बारे में बात करें 4400 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। लोन बुक ग्रोथ जबरदस्त, 25% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ। अगर हम बात करें इनकी लोन बुक साइज के बारे में 51,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका लोन बुक का साइज पहुंच गया। डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें इक्वली मैग्निफिसेंट, मतलब उतना ही बेहतर, 22% के आसपास का इनका डिपॉजिट का रेट ऑफ ग्रोथ, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद अगर हम इनके कासा रेशो के बारे में बात करें तो सारी की सारी ऐसी तैसी यहां हो गई। इस कंपनी का मतलब इतना बुरा हाल है कि इनका वाईओवाई लेवल पे पिछले 3-4 साल से कासा डिटेरियोरेट हो रहा है, और अब मात्र 15% के आसपास पे इनका कासा आके रुक गया है। मतलब जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, उनका इससे बेहतर कासा होता है। और जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जाके टीयर 1 सिटीज में अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उनको कुछ सेट पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है कि इतना परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट शुड कम फ्रॉम टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, इतना परसेंट ऑफ देयर लोन बुक शुड बी डिस्बर्स्ड इन टीयर 4, टीयर 5 सिटीज। उतने गाइडलाइंस के साथ भी वो इससे बेहतर कासा रेशो मैनेज कर लेता है, तो ये कमी दिखाता है सीएसबी बैंक की। और इस बार भी कोई हालात अच्छे नहीं थे, सिर्फ 15% के कासा के ऊपर आप चल रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, कासा आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स को नीचे रखने की कोशिश करता है, उसको हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे रखने में। बट आपका कासा लगातार नीचे गिरता जाएगा तो आपके फंड्स में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें लगातार इंक्रीज आएगा, और आप कंज्यूमर तक उतना पैसा पास ऑन नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग 1% से हर बार बढ़ती जा रही है तो अब मैं तुम्हारी भी कॉस्टिंग 1% से बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए भी इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा दूंगा। वो सामने वाली दुकान में जाके एचडीएफसी बैंक से लोन ले लेगा, आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लेगा। तो कॉम्पिटिटिव रहना जरूरी है, और वो चीज अगर आपकी कासा लगातार डिक्रीज हो रही है, इंडस्ट्री से उल्टी साइड चल रही है, जैसे इंडस्ट्री अब स्टेबलाइज हो रही है, इंप्रूवमेंट दिखा रही है, इनका अभी भी नीचे गिर रहा है। और अगर आप ऐसे बहुत लंबे समय तक चलोगे तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपका चीप सोर्स ऑफ फंड्स तो गायब हो जाएगा, और आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने में आपको तकलीफ आएगी। चलिए उसके बाद अगर हम इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, 44% आते हैं मॉर्गेज लोन्स, 23% आते हैं एग्री लोन्स, 13% को लेंडिंग और 20% अदर। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कोलेंडिंग में। कोलेंडिंग में कुछ 130-140% के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। और कोलेंडिंग इज बेसिकली आप किसी भी बड़े बैंक या एनबीएफसी के साथ मिलकर लोन कर रहे हो, कि सपोज एक आदमी है उसको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो वो आता है सीएसबी बैंक के पास, तो सीएसबी बैंक का को लेंडिंग पार्टनर है एचडीएफसी बैंक।
तो सीएसबी बैंक एचडीएफसी बैंक से बोलेगा कि 20,000 रुपए मैं इसको दे देता हूँ, 80,000 रुपए आप इसको दे दो, और उसके बदले में मैं क्या करूंगा, मैं इसका सारा का सारा पेपर वर्क करूंगा, इसका केवाईसी करूंगा, इसका बैकग्राउंड चेक करूंगा, इससे ईएमआई कलेक्ट करने का काम करूंगा। अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है तो इसके घर जाके ईएमआई मैं मांग के लाऊंगा। आपको सिर्फ 80,000 रुपए देने हैं और इंटरेस्ट इनकम कमानी है। और एचडीएफसी बैंक इसके बदले में क्या कहता है कि तुमने मेरा 80,000 रुपए का लोन बुक में इंक्रीमेंट कराया, मेरे को इंटरेस्ट इनकम कमा के दिया, तो इसके बदले में तुम्हें छोटी सी फीस दे दूंगा। तो जो सीएसबी बैंक है उसको दो तरीके से फायदा होता है। उसको एक तो उसने जो 20,000 रुपए लेंड करे उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने का मौका मिला, और जो 80,000 रुपए एचडीएफसी बैंक की लोन बुक में उसने बढ़ाया उसके बदले उसको एक छोटी सी फीस कमाने को मिली। तो इंटरेस्ट भी कमाया, फीस भी कमाया, इसीलिए ये को लेंडिंग मॉडल बहुत हाईली स्केलेबल है। और आपको जितनी भी छोटी कंपनी देखने को मिलेंगी जिनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स एक इशू रहता है, जैसे हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज से हमेशा कॉस्ट ऑफ फंड्स एक इशू रहता है क्योंकि उनके पास कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। आज एचडीएफसी बैंक बाजार में जाके अपना बॉन्ड इशू करेगा तो कौन सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, सबको सब उसमें पैसा डालना चाहेंगे, एचडीएफसी बैंक को पैसा उठाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बट वहीं आज कोई XYZ कंपनी जाके पैसा उठाने की कोशिश करेगी तो उसको स्ट्रगल होगा, उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक 5-6%, 7% पे पैसा उठा पाएगा तो हो सकता है उसको 10-11-12% के आसपास पैसा उठाना पड़े। तो इसीलिए जिस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो को लेंडिंग की तरफ जाती है, या जिनके लिए स्केलेबिलिटी एक एक हाई प्रायोरिटी रहती है वो को लेंडिंग की तरफ जाती है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था इनका कासा रेशो डिक्रीज करते जा रहा है, इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से को लेंडिंग वाले मॉडल पे गए और वहां से ग्रोथ लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए उसके बाद अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इनका ग्रॉस एनपीए वाज एट 3% और इनका जो नेट एनपीए वो 1.12% के आसपास था। स्लिपेजेस भी कंट्रोल में थे, स्टेबलाइजिंग क्रेडिट कॉस्ट है, कोई ऐसा बहुत तूफानी कोई चीजें गड़बड़ नहीं होगी। और हम की बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे, जब भी आप स्लिपेजेस कैलकुलेट कर रहे हो या स्लिपेजेस को ट्रैक कर रहे हो आप क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे ट्रैक करोगे, आप क्रेडिट कॉस्ट को भी क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे ट्रैक करोगे। वाई लेवल पे हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे स्टेबलाइज होते हुए देखने को मिला है, अंडर कंट्रोल आता हुआ देखने को मिली ये चीजें। चलिए एक और चीज समझ लिया। उसके बाद अगर हम इनके आरओए और आरओई के बारे में बात करें तो इनका आरओए इज एट 0.95 एंड इनका आरओई इज एट 13.57। अब यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन जो हमने पहले बैंक में करी थी, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करी थी कि आपका लेवरेज कितना बन रहा है। ऑलमोस्ट 1 टाइम आपका आरओए है, 13 टाइम आपका आरओई है, आपका बैंक 13 टाइम्स लेवरेज्ड है। अगर आप 13 टाइम्स लेवरेज हो तो आप वो क्लोजर टू द सीलिंग वैल्यू, और आप तो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो, आप कोई पीएसयू भी नहीं हो जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, तो आपके लिए तो वो लिमिट 10-11 टाइम्स की थी, तो आप वो लिमिट को एक्सीड कर चुके हो। तो आपके लिए आज के दिन सोर्स ऑफ फंड्स एक बहुत बड़ी समस्या है। तो या तो आप अपनी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ को बहुत तगड़े पेस पे बढ़ाओ, या फिर आप कोलेंडिंग अपनाओ जो ये लोग कर रहे हैं कि भाई डिपॉजिट हमारे ऑलरेडी 22% के आसपास पे बढ़ रहा है, अब 22% के पेस को कितना ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा कासा रेशो स्ट्रांग नहीं है। कासा रेशो स्ट्रांग होना दिखाता है कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितना है। अगर आपका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है तो आपका कासा रेशो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा और आपको आपके डिपॉजिट में बहुत अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलता है कि भाई चाहे लोन बुक हमारे 6-7% से बढ़ रहा है बट रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ स्टिल एट 14-15-16% के आसपास। तो जब आपका ऐसी चीजें खराबी की तरफ जाती हैं तब आप नए नए तरीके ढूंढते हो अपनी लोन बुक को बढ़ाने के। तो इसमें से कोलेंडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज और ये कंपनी वही करना चाहिए। बट क्या एक बैंक को सिर्फ और सिर्फ कोलेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए? शायद नहीं, वो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा माथा मारना पड़ेगा। चलिए उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका कासा नीचे गिरने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो ऊपर जाएगा, आप यील्ड उतना बढ़ा नहीं पाओगे, नहीं तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे, तो आपका जो निम्स है उसमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके 4% का निम हुआ करता था वो गिर के 3.2% के आसपास ही का ही रह गया है, तो रिडक्शन इन निम्स भी देखने को मिला। अब फाइनली इनके नंबर्स के बारे में बात करें, इनका इंटरेस्ट इनकम 10% से बढ़ा, बट अदर इनकम 61% से बढ़ गया। अब अदर इनकम में क्या आता है, जो फीस इनकम ये लोग अपने कोलैंडिंग पार्टनर से कमाते हैं, तो इसकी वजह से देखो खुद की लोन बुक पे ये सिर्फ 10% कमा पा रहे हैं, दूसरे की लोन बुक बढ़ा के जो ये फीस कमा रहे हैं वहां से 61% के आसपास का ग्रोथ आया। इसीलिए ये बैंक का ओवरऑल ग्रोथ रेट हाई देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 31% से बढ़ गया, बट आपके प्रोविजंस भी बढ़े क्योंकि आपकी जो खुद की लोन बुक थी उसमें खराबी आ गई। जो आपने पार्टनर के साथ लोन बुक बनाया था
उसमें एसेट क्वालिटी ठीक है, वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वहां पर इंप्रूवमेंट है, इसलिए ओवरऑल लोन बुक इंप्रूव हो रही है। बट जो आपकी खुद की लोन बुक थी, जो आप खुद अपने बलबूते चला रहे थे, उसमें चीजें खराब थी, इसकी वजह से आपको प्रोविजन बढ़ाने पड़े। प्रोविजन आपके 2 गुने हो गए, 200% से बढ़ गया, बल्कि 3 गुना हो गया। इसकी वजह से आपका पैट में कोई खास ग्रोथ नहीं आया, 14% के आसपास का ही पैट में ग्रोथ आया। और अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो 0.8 0.9 टाइम्स के आसपास ही बैंक बिक रहा है, और 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ये बैंक मिल रहा है। आपको सस्ता लगेगा, देखने को मिलेगा कि भाई हमारा लोन बुक ग्रोथ 25%, डिपॉजिट ग्रोथ 22%, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट सब कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि कासा रेशो खराब हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं, नीम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, खुद अपने बलबूते इंटरेस्ट इनकम कमा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ को लेंडिंग के बेसिस पर अपनी बुक को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने को लेंडिंग के थ्रू ही पार्ट दिखा रहे हैं। तो उससे तो बात बनेगी नहीं ना, फिर आप बैंक क्यों हुआ, फिर तो आप एनबीएफसी बन जाते हैं ना। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए, 3 कंपनी हमने कवर कर ली, अभी के लिए यही रखते हैं। थैंक यू।